हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम यूनिट 24 का पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा पुराना टॉपिक चला आ रहा था आपका ग्रीन फाइनेंस का, तो उसी के चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड की यहाँ पे बात की कि क्या क्या चैलेंजेस ग्रीन फाइनेंस को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। Existing literature and global experience suggested that integrated policy approach towards green finance is gradually gaining momentum। तो अभी जो एक्सपीरियंस मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसके हिसाब से पता लगा कि ग्रीन फाइनेंस धीरे धीरे तेज गति रफ्तार जो है हासिल कर रहा है। इंडिया में जो है लोगों को अभी अवेयरनेस आ रही है। पहले लोगों को ग्रीन फाइनेंस ये सब कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अभी अवेयरनेस आ रही है और कई सारे फाइनेंशियल ऑप्शन के तौर पे वो ग्रीन फाइनेंस को लेना शुरू कर दिया है। अगर इसके चैलेंजेस की बात करें तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ती है। फॉल्स क्लेम ऑफ इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस, तो बहुत सी कंपनीज क्या करती है कि वो झूठा झूठा क्लेम करती है कि हम जो है इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस को पूरा करते हैं, और वो गलत होता है, वो फॉल्स क्लेम करती है। ठीक है। और प्रॉपर जो है ग्रीन लोन की प्रॉपर डेफिनेशन किसी को नहीं मालूम। लॉन्ग टर्म की ग्रीन इन्वेस्टमेंट में कई बार मैच्योरिटी मिसमैच आ जाता है। जैसे इन्वेस्टर ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन जो ग्रीन लैंडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें मैच्योरिटी मिसमैच आ जाता है। तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है ग्रीन, इसके जो चैलेंजेस है उसमें पहला चैलेंज है बोरोइंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड हैव रिमेन हायर देन, तो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा इसके जो ग्रीन बॉन्ड है उसको उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और 2015 से जो है ये ग्रीन बॉन्ड जो है इंडिया में शुरू हुए, और जिसकी मैच्योरिटी 5 से 10 साल होती है। ठीक है। और अगर हम कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड से बात कर कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में जो ग्रीन बॉन्ड है उसमें थोड़ा सा महंगा कॉस्ट आ जाता है। इसका कारण क्या है कि क्यों महंगे होते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? द हाई बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, हायर रिस्क, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और जिसकी वजह से जो है हायर रिस्क उसको माना जाता है। और क्या रीजन हो सकता है कि जो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफी महंगी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉन्ड। और मैच्योरिटी मिसमैच भी इसमें देखने को मिलता है। मैच्योरिटी मिसमैच क्या होता है कि मान लीजिए पैसा आपने इन्वेस्ट जनता से लिया 5 साल के लिए इन्वेस्टर, तो उसको आपने 10 साल के ग्रीन प्रोजेक्ट में लगा दिया, 10 साल के लिए कोई इलेक्ट्रिक कार कंपनी में लगा दिया, तो एक तरह का मैच्योरिटी मिसमैच है। तो ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और एक और ग्रीन वॉशिंग का इशू भी काफी दिक्कत करता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कंपनीज खुद को बताती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में, बट वो सच में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में नहीं होती है, तो उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। ग्रीन फाइनेंस की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, वो एब्सेंट है। इसकी वजह से बहुत सी कंपनीज खुद को ग्रीन वॉशिंग टर्म खुद के लिए इस्तेमाल कर लेती कि हम ही जो है ग्रीन फाइनेंस दे रहे हैं, बल्कि अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हो तो उसको पता कर सकें कि हाँ ये ग्रीन फाइनेंस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियां ग्रीन वॉशिंग करती है। तो ग्रीन वॉश मतलब बताना कि हाँ हम ग्रीन फाइनेंस कर रहे हैं, तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देती है। तो इससे जो बॉन्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉल्स सिग्नल मिलता है। वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर बैठती है जो कि ग्रीन वॉशिंग कर रही होती है, लेकिन सच में वो फाइनेंस के लिए कुछ नहीं कर रही होती। फिर बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन असिमेट्रिक, तो हायर बोरोइंग जो कॉस्ट है वो किस वजह से हो सकता है? वो आपका जो कॉस्ट काफी महंगी है ग्रीन बॉन्ड के लिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका कारण क्या हुआ है? एनालिसिस से पता हुआ है कि ये किस वजह से होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर डेवलपिंग ए बेटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जो है इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा और उसकी वजह से जो मैच्योरिटी मिसमैच हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट है, तो इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा और इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा किया जाएगा ताकि ये जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। तीसरा चैलेंज है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा चैलेंज हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके कि जो ग्रीन मार्केट है, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस मार्केट, तो अभी अगर हम डोमेस्टिक मार्केट देखें तो डोमेस्टिक मार्केट हमारी बहुत बड़ी है और उसमें से बहुत छोटा पोर्शन आपका ग्रीन फाइनेंस है। एक डेटा के हिसाब से पता लगा कि इंडिया का ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड अगर हम बात करें तो सिर्फ 0.7% है। टोटल बॉन्ड में से सिर्फ 0.7% आपका ग्रीन बॉन्ड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये अभी बहुत छोटा ही है। इस मार्केट को काफी डेवलप करना पड़ेगा और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के बीच में और इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बीच में, और एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे हो, जिसका पर्पस हो कि ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देना। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट है आपका अदर पब्लिक पॉलिसीज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज बॉडीज बनानी पड़ेगी जिसको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग ग्रीन बिल्डिंग। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना जो कि ग्रीन बिल्डिंग बनाती है। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? दैट आर डिजाइन टू कंज्यूम लेस वाटर एंड एनर्जी रिसोर्स। ग्रीन बिल्डिंग ऐसा होता है जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में आपने पानी, जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रखा है, या आपने वेंटिलेशन इतना अच्छा रखा है कि आपको एसी का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस तरह की बिल्डिंग बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। और इसमें क्या होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता है और
लिविंग के लिए काफ़ी हेल्थियर स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है उनको कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है तो उनको फाइनेंशियली जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उनको गवर्नमेंट पूरा कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये सारे चैलेंजेस हमारे पास है ग्रीन फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 चैलेंजेस की बात की है। क्या बोरोविंग कॉस्ट, दूसरा है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक जगह पर रखनी पड़ेगी, कम मेच्योरिटी मिसमैच आ जाता है, उन सभी को हम दूर कर सके। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बोला है कि जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ी है और उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी बची है, अभी में बहुत कुछ करना है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट है अदर पॉलिसीज, मतलब हमें और भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जैसे ग्रीन बिल्डिंग को एक्सपेंड करना, बढ़ावा देना। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे घर बनाए जाए लोगों के लिए जो कि कम पानी, कम एनर्जी को खर्च करे, तो वो हमारा ग्रीन बिल्डिंग में आ जाएगा। अगला हेडिंग है ग्रोथ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। After several months focusing on impact of COVID-19, regulators are returning to climate change. अब COVID-19 था तो उस टाइम पे तो कुछ सोच नहीं पाए, पर अभी COVID-19 चला गया, आपका कोविड चला गया, तो अब जो रेगुलेटर है उसने अपना फोकस दोबारा से क्लाइमेट चेंज, रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस पे लगा दिया। ठीक है, रेगुलेटर्स कौन है, जैसे आरबीआई, ये सब, तो इनका फोकस दोबारा से क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क है, ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंस, तो उस पर आरबीआई का फिर से फोकस आ गया है। इंटरनेशनल बॉडीज आर इशूइंग एनालिसिस EU ESG। ESG में E हो गया आपका इन्वायरमेंटल, S हो गया सोशल और G हो गया गवर्नेंस। तो ऐसे रूल बना रही है, उसको इंक्रीज कर रही है और सुपरवाइजर जो है वो भी अपना एक्सपेक्टेशन सेट कर रही है कि हमें बैंकों से क्या एक्सपेक्टेशन है, ESG के लिए क्या उनको करना चाहिए। पेंडेमिक से में ये तो आइडिया लग गया, ये तो चीज हाईलाइट हो गई कि जो बिजनेस सेक्टर्स है आर डीपली इंटरकनेक्टेड अक्रॉस बॉर्डर, की जो बिजनेस है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर जुड़े हुए हैं। दैट सोसाइटी ऑफ ऑल टाइप एंड वेल्थ लेवल्स आर वल्नरेबल एंड दैट द इन्वायरमेंटल इज अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेन। और अगर अभी की बात करें तो इन्वायरमेंट पे काफी स्ट्रेस है, मतलब इन्वायरमेंटल जो है काफी चेंज देखने को मिल रहा है। लेबर इनइक्वलिटीज, ह्यूमन राइट्स आर ऑन द फोर, तो ये भी हमारे इश्यूज है, जैसे लेबर में इनइक्वलिटीज है या ह्यूमन राइट्स। Around the globe, investors and customer demand remains a key driver of change, but the regulator initiative that started in EU spreading. तो यहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड है वो आपकी चेंज हो रही है, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको हमें इस तरह से फोकस करना चाहिए कि क्लाइमेट के लिए हम कुछ कर सके, ESG प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के कुछ कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्क ऑन इक्विटी मार्केट, की जो क्लाइमेट चेंज है उसका इक्विटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, IMF की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी कब, अप्रैल 2020, और उसने बोला था डिजास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर प्रोजेक्टेड टू बी मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर सेवियर विच कुड थ्रेट। तो बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर्स होगा, जो इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो ज्यादा खतरनाक होंगे, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसमें बोला था कि द रिपोर्ट फाइंड्स द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फिजिकल डिजास्टर्स ऑन इक्विटी मार्केट जनरली हैव टू मॉडेस्ट ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। तो इस रिपोर्ट ने बताया था तो कि किस तरह से फिजिकल डिजास्टर्स इक्विटी मार्केट को फेस करने पड़े हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पास्ट 50 ईयर्स में। और इसमें बोला था कि जो हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब हर जगह पे आजकल लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो उसकी वजह से इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है जब भी क्लाइमेट डिजास्टर्स आता है। और NGFS की रिकमेंडेशंस क्या है सुपरवाइजर्स के लिए, वो कुछ रिकमेंडेशंस NGFS ने दिया है। तो इसमें बताया कि हाउ क्लाइमेट रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल रिस्क ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो बोल रहा है कि जो सुपरवाइजर्स है उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्लाइमेट रिस्क कैसे इकोनॉमी में जुड़े हुए हैं, मतलब इकोनॉमी में कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो ये सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी सुपरवाइजर को बनानी चाहिए क्लाइमेट रिस्क को लेके। आइडेंटिफाई द एक्सपोजर ऑफ सुपरवाइज एंटिटी दैट आर वल्नरेबल टू रिस्क। तो कौन कौन सी एंटिटीज है जो कि रिस्क के लिए काफी वल्नरेबल, जिसको काफी खतरा है, तो उस तरह के एंटिटीज को, उस तरह के बैंक को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए प्रॉपर क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं उसका असेसमेंट भी करना है कि अगर रिस्क हुआ तो इनके लिए खतरा है, तो क्या क्या रिस्क, कितना कितना लॉस इनको फेस करना पड़ेगा। सेट सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस, तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि सुपरवाइजर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसको भी सेट करना पड़ेगा। इंश्योर एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ दिस रिस्क बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जो बैंक है वो प्रॉपर इस रिस्क का मैनेजमेंट करे और एक्शन ले ताकि इस रिस्क को कम किया जा सके। अगला हेडिंग है प्रूडेंशियल रिस्क फॉर बैंक। तो 2020 अप्रैल में बेसल कमेटी ने एक स्टॉक टेक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो हाई लेवल टास्क फोर्स था, तो उसकी मदद से बेसल कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया और वो रिपोर्ट था क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क, कि क्लाइमेट के वजह से फाइनेंशियल रिस्क बैंकों को कितना फेस करना है, तो वो रिपोर्ट बनाई गई थी।
द रिपोर्ट नोटेड दैट मोस्ट BCBS मेंबर्स आर अंडरटेकिंग रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस रिस्क। तो इस रिपोर्ट में नोट किया गया कि ज़्यादातर जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजर के जो मेंबर्स हैं, जो जैसे इंडिया का RBI सारे मेंबर्स है ना, तो वो क्या क्या एक्शन ले रही है क्लाइमेट रिस्क से बचने के लिए। फिर मई 2020 में क्या हुआ, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग NGFS बोलते हैं, तो उसने गाइडेंस दिया कि सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए ताकि क्लाइमेट रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके। तो उसने अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग स्नैपशॉट बताए, रिकमेंडेशंस दिया कि सुपरवाइजर्स को ये रिकमेंडेशंस मानने चाहिए ताकि क्लाइमेट रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसे ही इसको ध्यान में रख के, जैसे यूके का जो रेगुलेटर है, जैसे इंडिया का RBI हो गया ना, जैसे यूके का जो रेगुलेटर है उसने फर्म्स को बोला कि जो ESG फैक्टर है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो फैक्टर है, उनके रिस्क फ्रेमवर्क में उनको अपने ESG फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, और जो भी डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं तो उसमें भी ESG फैक्टर को ध्यान में रख के डिस्क्लोज करना चाहिए। ये हम लोगों ने रिवाइज करना है, अभी इसको हम लोगों ने स्टडी किया ना। यहाँ से हमने चैलेंजेस की बात की थी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, तो पहला बोरोइंग कॉस्ट है कि ग्रीन फाइनेंस की बोरोइंग कॉस्ट नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दूसरा उसका रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि ग्रीन वॉशिंग का इशू फेस करना पड़ता है। फिर बहुत बार जो कंपनी है उनके पास प्रॉपर डेटा भी अवेलेबल नहीं होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो भी असिमेट्रिक होती है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से ग्रीन फाइनेंस में बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। फिर अगला था बोरोइंग कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन असिमेट्री। तो ज़्यादा बोरोइंग कॉस्ट जो है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और ये मतलब जो बोरोइंग कॉस्ट है काफ़ी चैलेंज है। फिर पता लगाया गया कि इसका कारण क्या है, तो उसका कारण है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कब मैच्योरिटी मिसमैच होगा, इस तरह का इशू नहीं पता लग पाता पहले से। फिर अगला है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो बोल रहे हैं इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है काफ़ी बड़ी है, और उसके कंपैरिजन में जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत छोटे एरिया में पेनिट्रेट किया, भी हर जगह पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा। मार्केट बहुत बड़ी है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, तभी इस वाले चीज़ को पूरा किया जा सकता है। अदर पब्लिक पॉलिसी, तो इसमें है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जैसे ग्रीन बिल्डिंग हो गया, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं जो कि जैसे जहाँ पे कम पानी या कम इलेक्ट्रिसिटी, कम एनर्जी का रिसोर्स इस्तेमाल हो, तो ऐसे ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल करानी चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ रेगुलेटरी मार्केट, फिर बोल रहा है कि कोविड के खत्म होने के बाद से रेगुलेटर का ध्यान फिर से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिस्क पे आ गया है, और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है वो प्रॉपर एनालिसिस कर रही है। यूरोपियन यूनियन का जो ESG है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो रूल है वो बढ़ रहा है, और सुपरवाइजर जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट कर रहे हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए इन्वायरमेंटल क्लाइमेट से सेव करने के लिए। जो पैंडेमिक हुआ ना, तो पैंडेमिक से ये तो पता लगा कि जो बिजनेस सेक्टर है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ इन्वायरमेंटल पे भी लागू होती है। लेबर इनइक्वलिटीज एंड ह्यूमन राइट्स आर ऑन द अराउंड द ग्लोब, इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर डिमांड रिमेन टू। तो बोल रहे हैं कि जो कस्टमर्स की डिमांड है ग्लोबल, मतलब कंट्री लेवल पे अराउंड द ग्लोब, जो डिमांड है वो रिमेन ए की ड्राइवर ऑफ चेंज, बट द रेगुलेटरी इनिशिएटिव हैज स्टार्ट। तो जो रेगुलेटर का जो इनिशिएटिव उनकी डिमांड को लेकर वो काफ़ी चेंज हो रहा है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, उस हिसाब से रेगुलेटर का अपना इनिशिएटिव भी चेंज हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर 2020 में IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और उसने बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर होने वाला है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होने वाला है, मतलब बार बार ये डिजास्टर फेस करना पड़ेगा, और काफ़ी सेवर भी है ये, ठीक है, काफ़ी खतरनाक है। फिर बोला था कि इसका हमारा अच्छा खासा इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे पड़ने वाला है। फिर इंश्योरेंस कंपनी जैसा ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, या सोवियन फाइनेंशियल, मतलब गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, तब हम थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम से निपट पाएंगे। फिर NGFS ने रिकमेंडेशंस दिया था सुपरवाइजर को, तो उसने बोला था कि क्लाइमेट रिलेटेड और इन्वायरमेंटल रिस्क के जो आपके फैक्टर्स हैं उनको आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्लाइमेट रिलेटेड और इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसको स्टडी करना होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सुपरवाइजर को, और जो सुपरवाइजर एंटिटी उनको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से रिस्क, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कौन कौन सी एंटिटी काफ़ी वैल्यूएबल है, मतलब कौन सी एंटिटी जिनको काफ़ी रिस्क फेस करना पड़ेगा और कितना रिस्क उनको होगा, तो उसका असेसमेंट भी ज़रूरी है। तो ये सारा काम सुपरवाइजर को ही करना पड़ेगा। सुपरवाइजर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन सेटअप करना, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लेके आना, इंश्योर एडिक्वेट मैनेजमेंट, तो जो रिस्क है उसका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए, इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए। फिर अगला हेडिंग है प्रूडेंशियल रिस्क बाय बैंक। तो 2020 अप्रैल में बेसल कमेटी ने जो है एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, ठीक है, तो वो एक हाई लेवल टास्क फोर्स के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है। तो जो रिपोर्ट था उसमें बोला था कि जो BCBS मेंबर्स है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजर के जो मेंबर्स है, उनको वो जो मेंबर्स है उन्होंने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है ताकि क्लाइमेट के रिस्क को कम किया जा सके। और
मई 2020 में क्या हुआ, जो सेंट्रल बैंक है और जो सुपरवाइजर का जो नेटवर्क है फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग एनजीएफएस बोलते हैं, तो उसने गाइडलाइंस पब्लिश की कि सुपरवाइजर्स उस गाइडलाइंस को माने ताकि क्लाइमेट रिस्क को कम किया जा सके। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए जो है प्रॉपर गाइडलाइंस दी थी, प्रॉपर रिकमेंडेशंस दी थी सुपरवाइजर को कि उनको कैसे काम करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के जो यूके का जो रेगुलेटर है उसने जो यूके की फर्म्स है उसको बोला कि आपका जो भी रिस्क फ्रेमवर्क है, जो भी आप रिस्क के लिए काम कर रहे हैं, जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो उसमें आपको ईएसजी फैक्टर बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर कैसे आपके रिस्क फ्रेमवर्क में काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, कि नेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया हैज स्टार्टेड अलोंग द पाथ ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल एंड प्रपोज, तो इंडिया ने जो है एक ग्रीन डील की है और बोला है कि 2070 तक वो अपना जीरो या न्यूट्रल कार्बन एमिशंस करेगी, ठीक है। और ग्रीन फाइनेंस हैज बीन designated by the green deal as the key facilitator for asserting, तो ग्रीन डील वही हो गया कि जो है डीकार्बोनेशन प्रोसेस करना, हमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। तो इंडिया ने जो है 4 प्राइमरी एरिया पे फोकस करने की बात की है ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो फाइनेंस है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए। तो उसमें से पहला है ट्रांसपेरेंट एंड वेल डिफाइंड टैक्सोनॉमी पेव द वे फॉर क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट एंड हेल्प टू कीप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो कम से कम टैक्स ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाया जाए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे उनकी कॉस्ट कम से कम रहेगी क्योंकि उनको टैक्स ये सब कम पे करना पड़ेगा। सेकेंड है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम फॉर द वैल्यूएशन ऑफ कार्बन इन इमिशन, एक प्रॉपर सिस्टम कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट हो रहा है उसकी वैल्यू को पता कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस ऑन कार्बन विल मेक इट मोर लाइकली द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडप्शंस, तो कार्बन आप इमिट कर रहे हैं उसका क्या प्राइस है वो वैसा कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तीसरे में बोला है यूज ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट बाय कॉल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, जैसे ग्रीन बॉन्ड हो गया, ग्रीन फाइनेंस, उसमें इन्वेस्ट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट विद मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रीवेरिकेशंस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर एक्सटर्नल बोरोविंग, तो हम जो बाहर से बोरोविंग ले रहे हैं उसके लिए प्रॉपर हमें स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, या कोई और लेजिस्लेटिव रुकावट है तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा ताकि ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। तो 4 पॉइंट्स पे इंडिया ने अपनी बात की है, 4 ऐसे एक्शन प्लान है जिसके हिसाब से वो ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देगी। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया, कब की बात है, ये बात है 2007 की, ठीक है। तो 2007 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया और उसमें उसने हाईलाइट किया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या करना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो एक नोटिफिकेशन में आरबीआई ने बताया था। आरबीआई को अपॉर्चुनिटी मिला था टू प्रोड्यूस ए स्टडी ऑन लाइन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी के साथ मिलकर आरबीआई को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो स्टडी करे, सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके स्टडी करे, ठीक है। इंडिया और यूएनईपी ने इसको मिलकर स्टडी की बात की थी। इन दिस पेपर न्यूमरस एस्पेक्ट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल एज कंट्री पार्ट इन फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रीन फाइनेंस, तो ये जो पेपर था उसमें बात की गई थी कि इंडिया ने कैसे ग्रीन फाइनेंस के लिए क्या क्या चीजें की है, तो वो चीजों की इन्वेस्टिगेशन इसमें की गई थी। फिर कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें भी बोला था कि जो कंपनी है, जो लार्ज कंपनीज है, उनको 2% ऑफ एनुअल प्रॉफिट, तो जो इतना भी प्रॉफिट कमा रही है, मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है तो 2 रुपए उसको कम से कम CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना पड़ेगा। दिस इनिशिएटिव कवर टॉपिक सच एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल, तो ये जो 2% पैसा उनको लगाना है अपने प्रॉफिट में से, तो ये आपका हो सकता है इकोलॉजी को लेके, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, तो इन सभी चीजों को लेके इसमें हो सकता है। गवर्नमेंट भी अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, अलग अलग फंडिंग करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें बिजनेसेस करे, ऑर्गेनाइजेशंस करे, इसको लेके गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चलाती है और उसकी फंडिंग भी करती है। Through a program called Performance Achievement Trade, the governments of countries has incorporated carbon trading into overall policy framework. अपने एक प्रोग्राम में ही गवर्नमेंट ने कार्बन ट्रेडिंग की बात की थी और गवर्नमेंट जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ट्रांजिशन चाहती है, बदलाव चाहती है, तो इसीलिए स्पेशलिस्ट जो इंडस्ट्रीज होती है उनको गवर्नमेंट बढ़ावा देती है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस सेक्टर को ग्रोथ मिले। ऐसी आरबीआई ने भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो आप कॉर्पोरेट को देते हो तो 15 करोड़ रुपए से उसको बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया था, ठीक है, 2020 से। और ऐसी जो आपकी प्राइवेट पीपल है, इंडिविजुअल जो है, उनको 10 लाख तक का लोन आप रिन्यूएबल एनर्जी पर्पस के लिए दे सकते हैं। 2021 में आरबीआई जो है मेंबर बन गया था
आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में एनजीएफएस बोलते हैं। तो एनजीएफएस क्या है? एनजीएफएस कलेक्शन है नेशनलाइज्ड बैंक का, जो कि ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन के लिए इंकरेज करता है। ठीक है, तो आरबीआई का मेंबर इसमें बन गया है। सेबी ने भी बार बार अलग अलग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लाए हैं ताकि कंपनीज जो है सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए वो क्या कर रही है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लेके कई सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी सेबी ने लागू किए हैं। फिर सेबी ने 2021 में एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव लिया जिसमें उसने बीआरएसआर की बात की, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो टॉप 1000 कंपनीज है, तो उनको यहाँ पे लिखा है ना टॉप 1000 कंपनीज को बताना पड़ता है उन्होंने ईएसजी के लिए क्या किया, इकोलॉजी के लिए, आपके सोशल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो उन सब की उनको डिस्क्लोजर्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो किसकी बात है? बीआरएसआर फॉर्मेट में उनको डिस्क्लोजर करनी पड़ती है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जो टॉप 1000 फर्म्स है उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। और कब से ये मैंडेटरी है? ये 2021 में फर्स्ट टाइम आया था, तो 21-22 में तो ये वॉलंटरी था, मर्जी थी, पर 22-23 से इसको मैंडेटरी कर दिया। तो अब 22-23 से जितनी भी कंपनी है जो कि टॉप 1000 में आती है तो उनको बीआरएसआर के थ्रू रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कैसे वो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है, कैसे वो इंप्रूवमेंट कर रही है ताकि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। तो वो रिपोर्टिंग उनको बीआरएसआर में करनी है। तो बीआरएसआर को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि क्या होता है। तो जो टॉप 1000 कंपनी है उनको अपना इनिशिएटिव, ताकि ईएसजी को बढ़ावा दिया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए, तो क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव लिए, तो वो चीज उनको डिस्क्लोज करनी है, उनको बतानी होती है इस फॉर्मेट में। फिर ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एस्टिमेट किया कि 2023 तक जो ये मार्केट है ग्रीन बॉन्ड मार्केट, वो $2 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी, उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, $2 ट्रिलियन। ठीक है, और जो ये अर्निंग होती है आपकी जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट, वो भी उसी तरह से काम करती है जैसे आपकी ट्रेडिशनल बॉन्ड मार्केट होती है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें जो पैसा मिलता है उसको इन्वायरमेंटल वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। और इंडिया की बात करें तो 2015 से जो है ग्रीन बॉन्ड में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि जो है ईएसजी प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा सके। जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन बॉन्ड के रेगुलेटर का। तो उसको रेगुलेट कौन करता है? ग्रीन बॉन्ड को सेबी रेगुलेट करता है। तो ये भी शायद एक नंबर का, आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड का रेगुलेटर कौन है, तो आंसर क्या रहेगा? सेबी रहेगा। ठीक है, इंडिया के ग्रीन बॉन्ड की मार्केट की बात करें तो 0.7% है। तो ये 18-20 की बात है कि सिर्फ 0.7% है। अगर हम इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके कंपैरिजन में ये एक अच्छा नंबर है। तो इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है वो अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू इन डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। द इश्यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया हैव रीच्ड अबाउट $6 बिलियन। तो इंडिया का जो ग्रीन बॉन्ड है वो $6 बिलियन था ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो इससे पता लग रहा है कि जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वो काफी तेजी से, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो कर रही है। जो इंडिया है, इंडिया कोशिश कर रही है कि ऑफशोर ग्रीन बॉन्ड इशू करे। ऑफशोर मतलब बाहर, कंट्री से बाहर ग्रीन बॉन्ड इशू करे ताकि ज्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंस किया जा सके। इंडिया ने जो कमिटमेंट किया था ना कि खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाएगी 2070 तक। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इंडिया ने मान लीजिए 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए, साथ साथ इतने पेड़ पौधे लगा लिए कि वो 100 टन को उन्होंने जो है सिंक कर दिया। मतलब वो जो 100 टन की कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों ने उसको बराबर कर दिया, उसको जो है न्यूट्रल बना दिया, तो उसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। तो इंडिया ने 2070 तक जीरो कार्बन न्यूट्रल की बात की है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनने की बात की है, तो उसके लिए उसको $10.103 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया है। ग्रीन बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी 10 साल से ज्यादा है, तो वो वाले ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए किसके द्वारा? अडानी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट के द्वारा। ग्रीन बॉन्ड मार्केट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। बजट आपका 2022 का था, तो कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो उसमें क्या क्या चीजों की बात की गई थी, तो क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसमें लिए थे? तो पहला है कि परिवेश पोर्टल की बात की। तो परिवेश पोर्टल में क्या था कि आपका जो कोई ग्रीन प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें तो उसकी क्लियरेंस का आप स्टेटस चेक कर सकते हो। तो परिवेश पोर्टल को 2018 में लॉन्च किया गया था ताकि जो पर्सन है, ये मतलब ऑनलाइन पोर्टल है, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई मान लीजिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका गवर्नमेंट क्लियरेंस कब तक करेगी, तो उसका आप स्टेटस इस परिवेश पोर्टल में चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है? अपने डिटेल्स को ऑनलाइन लोड कर सकता है इस पोर्टल में और फिर बाद में चेक भी कर सकता है कि उसका ग्रीन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि नहीं वो किया। ठीक है, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम
which have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country are included among sunrise। तो ये जो ग्रीन सेक्टर, ग्रीन एनर्जी है, तो उसको सनराइज अपॉर्चुनिटी में डाला गया। तो सनराइज सेक्टर कौन से होते हैं? जो ग्रो कर रहे हैं और जिनका बहुत अच्छा भविष्य है, उनको सनराइज बोलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कार हो गया, इन सबको सनराइज सेक्टर में डाला गया है। तो इससे इनको कई सारे सपोर्ट मिल जाते हैं गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम के तहत। अगला है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन हैव बीन एम्फेसिस अलोंग विद सोलर पावर। तो जो आपके सोलर पावर है, तो उस पर भी काफी जोर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज के लिए क्या एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, तो इन सब पर भी फोकस किया गया है सोलर पावर के साथ साथ। गवर्नमेंट ने भी मार्केट बोरोइंग में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सोवेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए, तो ये ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाए। तो गवर्नमेंट ने सोवेन ग्रीन बॉन्ड भी इशू किया। इसी को अगर हम लोग समराइज में बोलना चाहें तो समराइज में यही है कि जो है अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉलोइंग एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि जो मार्केट है ग्रीन बॉन्ड मार्केट, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए ताकि गवर्नमेंट भी जो है पूरा इस सेक्टर को अपना फुल पोटेंशियल के साथ सपोर्ट करे। गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनको इस मार्केट के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। और बहुत से जैसे गवर्नमेंट खुद भी सोवेन बॉन्ड इशू कर सकते हैं ताकि ग्रीन बॉन्ड सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है? गवर्नमेंट को टैक्स एक्सेप्शंस देनी चाहिए। ऐसी कंपनीज जो कि ग्रीन में काम करती है, ग्रीन प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उनको कंसेशन देना चाहिए। इस तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है ताकि ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। फिर जो आपके डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जैसे सिडबी हो गया, नाबार्ड बैंक हो गया, तो वो भी ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो, तो इससे जो है क्रेडिट इंप्रूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो नया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि बाहर के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है वो भी इंडिया के ग्रीन बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे। डेवलप बिजनेस मॉडल दैट वुड गिव प्राइस बेनिफिट टू द इशू। ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे ताकि जो कंपनीज ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है उनको प्राइस में बेनिफिट मिले। जो आरबीआई है, आरबीआई भी क्या कर सकता है कि अपने प्रायोरिटी सेक्टर में ऐसे सेक्टर को, ऐसे इंडस्ट्रीज को डाल सकता है जिसको सेबी ने ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड में ऐड किया है कि वो ग्रीन बॉन्ड के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को एसबीआई नहीं, आरबीआई भी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट में डाल सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव किए जा सकते हैं। तो कुछ पॉलिसी मेकर ऐसा भी सोचते हैं कि ऑलरेडी आपके पास डोमेस्टिक फंड है तो उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मार्केट को डेवलप करने के लिए। जैसे आपका एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, ताकि उसको ध्यान में रखे हुए आप कुछ कैटास्ट्रोफ बॉन्ड इशू कर सकते हैं ताकि आपके डिजास्टर के टाइम पे जो है आप इसको यूज कर सको। नेक्स्ट हेडिंग है आरबीआई व्यू। आरबीआई का व्यू क्या है क्लाइमेट रिस्क को लेकर, सस्टेनेबल फाइनेंस को लेकर आरबीआई क्या सोचता है? तो आरबीआई के व्यू की यहाँ पे बात की गई। आरबीआई का व्यू क्या है क्लाइमेट रिस्क को लेके, सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके आरबीआई क्या सोचता है? इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम एंड कंट्रीब्यूट, तो ग्लोबल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट देने के लिए और सीखने के लिए जो है इंडिया का जो आरबीआई है उसने ज्वाइन किया हुआ है सेंट्रल बैंक एंड सुपरविजन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम एनजीएफएस बोलते हैं। तो ये आरबीआई ने अप्रैल 2021 में ज्वाइन किया ताकि बाकी सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर नेटवर्क के साथ आरबीआई जुड़ सके और सीख सके कि कैसे ग्लोबली एफर्ट्स डाला जा सकता है सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए। ठीक है, ऐसी आरबीआई ने भी G20 जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है उसको भी आरबीआई ने ज्वाइन किया गया। और ये जो है क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर टास्क फोर्स, उन सब की यहाँ पे बात की गई है। मई 2021 में आरबीआई ने एक सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप बनाया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SFG, यानी सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप आरबीआई ने बनाया। और विद इन इट्स डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस टू लीड इट्स एफर्ट्स एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव कि क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस में किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये बात SFG ग्रुप को ये काम सौंपा गया। SFG वुड बी इंस्ट्रूमेंट इन सजेशन स्ट्रैटेजी एंड इवॉल्विंग। तो SFG क्या काम करती है, ये बताती है, डिस्क्लोजर्स की बात करती है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, तो वो सारा सजेशंस देती है विच कुड बी प्रेस्क्राइब फॉर बैंक एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटी टू प्रोपेट सस्टेनेबल, ताकि इनका जो सजेशन है, इनका जो आइडिया है, उसको बैंक और फाइनेंशियल एंटिटी, जो रेगुलेट एंटिटी है, वो इस्तेमाल कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो ग्रुप बनाया था SFG आरबीआई ने, SFG ग्रुप जो था वो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस के द्वारा बनाया गया था। इस ग्रुप ने, ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप है, इसने एक सर्वे कराया था कब, जनवरी 2022 में, ताकि क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस का पोजीशन क्या है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो उसका असेसमेंट, उसका मूल्यांकन करने के लिए इस ग्रुप को जो है एक सर्वे करने के लिए बोला गया था। ये जो सर्वे है ये 34 शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ऊपर किया गया, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, 16 प्राइवेट और 6 आपके फॉरेन बैंक थे। तो इन 12 + 16 + 6, ठीक है, तो 28 + 6, ये 34 जो बैंक है इनके ऊपर सर्वे कराया गया था।
ठीक है। सर्वे का पर्पस क्या था, क्यों इन बैंकों पे सर्वे किया था आरबीआई ने? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे वाज टू असेस द अप्रोच ऑफ दिस बैंक, इन बैंकों की अप्रोच क्या है, किस हद तक ये प्रिपेयर है ताकि क्लाइमेट रिस्क और ये सिस्टम फाइनेंस के लिए क्या वो सोचते हैं, किस हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी, तो उसको फोकस करके जो है ये सर्वे कराया गया था। ठीक है। और तो ये जो सर्वे के रिजल्ट है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, उसकी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट मिला। बोर्ड लेवल एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बोर्ड लेवल एंगेजमेंट नहीं देखने को मिला और वो प्रॉपर एडिक्वेट नहीं था। ठीक है। और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस लेवल तक एंगेजमेंट की क्लाइमेट रिस्क या सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए काम किया जाए तो वो उतना देखने को नहीं मिला, वो काफ़ी इनएडिक्वेट देखने को मिला। और सेकेंड, द स्ट्रैटेजी, मेजॉरिटी ऑफ बैंक डिड नॉट हैव ए स्पेशल बिजनेस यूनिट, तो बहुत से बैंकों में तो एक अलग से बिजनेस यूनिट या एक अलग से वर्टिकल नहीं था जो कि ईएसजी इनिशिएटिव के लिए काम करता है। ठीक है। ईएसजी में ई आपका एनवायरमेंटल, एस सोशल, जी से गवर्नेंस, तो इसको लेके कोई अलग से बिजनेस वर्टिकल नहीं देखने को मिला। तीसरा था रिस्क मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट ऑल द सर्वेड बैंक रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ द इशू, तो जितने भी बैंक है जिसपे सर्वे किया गया था 34, तो सबने माना कि इशू बहुत अर्जेंट है, उस पर काम करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ देम कंसिडर्ड क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क टू बी अ मटेरियल थ्रेट, और बहुतों ने माना कि जो क्लाइमेट से रिस्क होने वाला है वो उनके बिजनेस पे सीधा सीधा असर डालने वाला है। फिजिकल एंड ट्रांसफर रिस्क वर द मेन सोर्स, तो बहुतों ने ये भी बोला कि फिजिकल और ट्रांसफर रिस्क मेन रिस्क है जो कि बैंकों को क्लाइमेट की वजह से फेस करना पड़ेगा। अब ये फिजिकल और ट्रांसफर रिस्क क्या होता है, लास्ट में जब हम जाएंगे ना, लास्ट टॉपिक जो आपका है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए ट्रांसफर रिस्क क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, और लास्ट में एक आपका फिजिकल रिस्क। तो ये क्या रिस्क होते हैं इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, 10-15 मिनट बाद हम लोग करेंगे। और तो ये सारे रिस्क जो बैंकों को फेस करने पड़े इसकी यहाँ पे बात की गई थी। ऑलमोस्ट सभी बैंकों ने माना कि उनको ये सारे रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं। अगला, ट्रांसफर्स टू लो कार्बन एक्सपोजर, मोस्ट ऑफ सर्वेड बैंक हैव डिसाइडेड टू ग्रेजुअली रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू हाई कार्बन एमिशंस बिजनेसेस इन द कमिंग, तो बहुत से बैंक जिन पे सर्वे किया गया था उन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे वो अपना कार्बन एमिशन कम कर लेंगे। ठीक है। बहुत इन बैंकों में से कुछ बैंकों ने बोला कि वो नया कैपिटल लाएंगे, मतलब नया पैसा जमा करेंगे ग्रीन लैंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट भी ग्रीन लैंडिंग में करेंगे, तो उस सब की यहाँ पे बात की गई थी। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, अ मेजॉरिटी ऑफ बैंक हैव नॉट अलाइंड देयर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, तो जो इंटरनेशनल के जो फ्रेमवर्क, बहुत से बैंकों ने अपना जो फ्रेमवर्क बनाया इंटरनेशनल के हिसाब से वो अलाइन ही नहीं करता था। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स अ लो कार्बन एनवायरमेंटल इन बैंकिंग ऑपरेशन, बहुत से बैंकों ने ऑलरेडी मेजर्स ले लिया था या प्लान बना रहे थे कि कैसे कार्बन एमिशन को वो डिक्रीज करे, अपने ऑपरेशन अपनी एक्टिविटी से क्या ऐसा करे ताकि कम से कम कार्बन एमिशन हो। अ फ्यू बैंक हैव ईदर अनाउंस टाइम बाउंड प्लान और प्लान, तो बहुत से बैंकों ने टाइम बाउंड प्लान की अगले 12 महीने में क्या क्या उनका रोड मैप है, कैसे उनको काम करना है ताकि कार्बन न्यूट्रल बना जा सके, तो उस प्लान को बहुत से बैंकों ने ऑलरेडी बना लिया था। लास्ट था आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेटा गैप, मोस्ट बैंक आर लुकिंग एट कैपेसिटी बिल्डिंग टू डू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल, तो बहुत से बैंक कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ काम कर रहे हैं ताकि वो समझ सके कि क्लाइमेट रिस्क का क्या उनको फाइनेंशियल इंप्लीकेशन झेलना पड़ेगा। फर्दर मोस्ट बैंक फेल्ट दैट अवेलेबल डेटा वाज इनसफिशिएंट, तो प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए जो डेटा है वो पूरा नहीं है, वो इनसफिशिएंट ऐसा बैंकों को लगता है। इसी वजह से जो भी वो मेथोडोलॉजी बना रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस बना रहे हैं, तो वो सफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा उनको लगता है। इंपॉर्टेंट टेक अवे एंड रिकमेंडेशंस, तो जो सर्वे है उससे क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या रिकमेंडेशंस मिला। गवर्नेंस, इट इज इंपेरेटिव दैट बैंक प्लेस इन बोर्ड लेवल, तो जो बैंकों का गवर्नेंस होना चाहिए वो बोर्ड लेवल पे, सीनियर लेवल पे होना चाहिए ताकि प्रॉपर प्रोग्राम चलाया जाए कि क्लाइमेट रिस्क के लिए बैंक क्या क्या काम कर रहा है। अगला, रिस्क मैनेजमेंट, in order to make their loan and investment portfolio more resistant to effect of climate change, financial institutions need to not only have a complete understanding of physical transfers and liability risk with climate change, but also need to begin actively managing this risk। तो बोल रहा है कि बैंकों को क्या चाहिए कि वो सिर्फ अपने फिजिकल ट्रांसफर या लायबिलिटी रिस्क, ये तीनों टाइप के रिस्क आपके लास्ट में उसको देखेंगे, तो सिर्फ इसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि बैंकों को शुरू करना चाहिए कि कैसे इस रिस्क को हम लोग मैनेज करें। सिर्फ रिस्क को समझना जरूरी नहीं, उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है। प्रॉपर एक प्लान बनाना चाहिए ताकि इन रिस्क को कम किया जा सके। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, टू इंक्रीज द कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर विच कॉज द पीयर्स अराउंड द वर्ल्ड, बैंक नीड टू अलाइन देयर, तो बैंकों के जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वो इंटरनेशनल के फ्रेमवर्क से मैच करने चाहिए। मतलब बैंक बता रहा है कि हाँ हमारा फाइनेंशियल क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ये है, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर ये है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच करना चाहिए। अगला, पॉसिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम शिफ्ट टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, तो
तो बैंकों में ग्रीन लैंडिंग को बढ़ावा देना है और इन्वेस्टमेंट को, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए या तो बैंकों को नया कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर उसको इंक्रीमेंटल लैंडिंग पे बढ़ावा देना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल लैंडिंग मतलब धीरे धीरे वो ग्रीन फाइनेंस की तरफ मूव ऑन करें। अगला है बिल्डिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ ह्यूमन रिसोर्स। तो बैंकों को अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो क्लाइमेट रिस्क, इन्वायरमेंटल, इन सभी रिस्कों को समझ सके। अगला आता है टेकिंग स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ लो कार्बन फुटप्रिंट्स इन बैंकिंग ऑपरेशन। तो बोल रहे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे वो अपने कार्बन इमिशंस को कम कर सकते हैं। जो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उससे जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कैसे कम करना है, तो उसको लेके प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। आरबीआई ने 27 जुलाई 2022 में एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया। तो किसके बारे में था डिस्कशन पेपर? वो था क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चंस आरबीआई ने पूछे थे और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे ओपिनियन मांगा था कि आपको क्या लगता है। तो 6 क्वेश्चंस क्या क्या थे इस डिस्कशन पेपर के? 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द इमीडिएट प्रायोरिटीज, कि जो हमारी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। सेकेंड है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड बाय द रेगुलेटर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग। तो जो हमारी मार्केट है, जैसे हम इंडिया की बात करें, इमर्जिंग मार्केट, तो उसको कैसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि इस चीज पे भी फोकस किया जाए कि हमारी डेमोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या है, उसके हिसाब से कैसा पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग द क्लाइमेट रिस्क की वजह से, स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट की वजह से क्या क्या मेन चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे क्लाइमेट के, जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस है उसकी टेस्टिंग के लिए या सिनेरियो एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस और फेस करने पड़ेंगे। व्हाट कुड बी द ओवरऑल टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर्स है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइमलाइन उसका होना चाहिए। व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट दैट आरबीआई कुड कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिस्क। तो क्या क्या मेजर्स आरबीआई को लेने चाहिए ताकि क्लाइमेट रिस्क, सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क को रोका जा सके और सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए आरबीआई को क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे 6 क्वेश्चन आरबीआई ने स्टेक होल्डर से पूछे तो उनका ओपिनियन मांगा था। रिस्क टू बैंक इमिनेट फ्रॉम। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बैंकों को 3 टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये शायद पूछ सकते हैं कौन कौन से 3 रिस्क का। पहला आपका फिजिकल रिस्क, दूसरा ट्रांसफर और तीसरा लायबिलिटी रिस्क। तो इन तीनों टाइप के रिस्क की हम बात करेंगे। फिजिकल रिस्क क्या है? इट रेफर्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट एंड फाइनेंशियल लॉस रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग सेवरिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फिजिकल रिस्क किस वजह से होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो जाए, जैसे हमारे जो वेदर बहुत चेंज हो गया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, बहुत ही हीट वेव्स आ गई, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, स्टॉर्म्स हो गए, तो ये सारा आपका फिजिकल रिस्क होगा। इससे बैंकों को कैसे रिस्क होगा? देखिए, मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बैंकों ने केसीसी लोन दिया किसानों को, तो किसानों की फसल डूब गई तो रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। या क्या बोलते हैं, कहीं पे प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, लैंडस्केप हो गया, हीट वेव आ गई, तो वहां के जो लोग थे वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उन लोगों की। ठीक है, तो कैसे लोन का रिपेमेंट करेंगे? प्लस कहीं पे बाढ़ आ गई तो जो घर, जिस घर के लिए बैंक ने लोन दिया वो घर भी टूट गया, तो कैसे उस घर के लिए बैंक रिकवरी करेगा? तो इस तरह के फाइनेंशियल लॉस बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। ये सारा हमारा फिजिकल रिस्क में आ जाएगा। सेकेंड आता है आपका, फिर इसमें और भी चीजें बताइए फिजिकल रिस्क में और क्या क्या हो सकता है। जैसे आपका एक्सट्रीम वेदर वेरिएबिलिटी, मतलब वेदर बहुत चेंज हो जाए, सी लेवल बढ़ जाए। तो सी लेवल बढ़ने से क्या होगा कि जो ऐसे स्टेट जो कि समुद्र के पास है तो वहां पे पानी पूरा आ जाएगा ना, तो लोग वहां से मूव ऑन करेंगे, तो वहां के लिए बैंकों ने जो लोन दिया तो वो पैसा बैंकों का पूरा डूब जाएगा। वाटर की शॉर्टेज आ जाएगी, सॉइल क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है, तो मैराइन की जो इकोलॉजी है वो भी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्लाइमेट के इम्पैक्ट भी बैंकों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सारा ही हमारा फिजिकल रिस्क हो जाएगा। सेकेंड आता है ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क आर द रिस्क रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टुवर्ड्स ए लो। तो अब बैंक क्या कर रहा है, अपने आप को लो कार्बन इकोनॉमी कर रहा है कि कम से कम कार्बन इमिशंस हो, तो उसके लिए बैंकों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उसमें जो जो खर्चे होंगे, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बैंकों के पास एक जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर चलता है तो उसमें से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो बैंकों को उस जनरेटर को हटा के एक ऐसा इलेक्ट्रिक मशीन लाना पड़ेगा जो कि जनरेटर की तरह काम करे और लेकिन उसमें से कार्बन एमिशन कम से कम हो। या पुराने जनरेटर जो कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं, बैंकों को उसको बेच के एक नया जनरेटर लेना पड़ेगा जो कि कम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करे। तो उसके लिए जो खर्चा हो गया, एडजस्टमेंट में जो खर्चा आ गया, उस खर्चे को हम ट्रांसफर रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिस्क है? जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं लो कार्बन इकोनॉमी बनने के लिए, तो उस एडजस्टमेंट के दौरान हमारे जो खर्चे हो रहे हैं वो हमारा ट्रांसफर रिस्क हो जाएगा। तीसरा और लास्ट आपका लायबिलिटी रिस्क। ये कौन सा रिस्क होता है? लायबिलिटी रिस्क आर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम पीपल और बिजनेस सीकिंग कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड। तो कोई बिजनेस है, कोई पीपल है जिसको लॉस हुआ फिजिकल या ट्रांसफर रिस्क की वजह से, तो उस वजह से जो बैंकों को रिस्क फेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैंकों को उसका कंपनसेशन देना है।
तो ऐसे लोग, ऐसे बिजनेस जिनको फिजिकल या ट्रांसफर रिस्क की वजह से लॉस हुआ और बैंकों को उसका अगर कोई कंपनसेशन देना है तो उस रिस्क को हम लोग लायबिलिटी रिस्क इसमें बोलेंगे। तो आरबीआई ने क्या कहा था, अपने स्टेक होल्डर से ओपिनियन मांगा था। तो जिस हिसाब से आरबीआई को स्टेक होल्डर से ओपिनियन मिलेगा, जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको ध्यान में रख के आरबीआई प्रॉपर एक गाइडलाइंस जारी करेगा, इश्यू ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? सस्टेनेबल फाइनेंस। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। लास्ट वाला टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम अपने लेटर सम अप पे यानी चेक योर प्रोग्रेस पे हम लोग आएंगे। यहाँ से हमें देखना है नेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, कि ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए इंडिया ने क्या क्या किया। ठीक है, तो इंडिया ने जो है ग्रीन डील को प्रपोज किया है, जिसने इसने इंडिया ने बोला कि 2070 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा या जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा। और ग्रीन डील को कैसे इंसान जो है इंडिया पूरा कर सकता है, उसके लिए हमें डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 प्राइमरी एरियाज के फोकस की बात की है। पहला एरिया है आपका टैक्सोनॉमी सिस्टम, और इसमें क्या होगा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट को कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि उनका ट्रांसफर कॉस्ट कम से कम रखा जा सके। सेकेंड है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि कार्बन इमिशंस को वैल्यू दे सके, उसका वैल्यूएशन कर सके कि कितना कार्बन इमिशन इंट्रोड्यूस रिलीज किया गया। तीसरा है प्राइस सिस्टम, कि जितना भी आप कार्बन ला रहे हो उसको एक प्राइस के साथ कनेक्ट करना कि इतने रुपए तक का आपने कार्बन इमिशंस किया है। ठीक है, सॉरी, तीसरा आपका यहाँ पे है, वो सेकंड था आपका वैल्यू करना, ऐसा सिस्टम लाना जो कि बताया आपने कितने रुपए तक का कार्बन इमिशन किया, उसको वैल्यू में बताना। तीसरा है आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना, और इसमें क्या होगा, ग्रीन बॉन्ड और जो ग्रीन फाइनेंस है उसको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रीवर्केशन। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर एक्सटर्नल बोरोइंग, कि अगर आप बाहर से बोरोइंग ले रहे हो तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो उन चारों की यहाँ पे बात की गई है। फिर आगे इसमें देखा था कि आरबीआई ने जो है यूएनईपी के साथ मिलकर काम किया, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशंस की गई, पता लगाया गया कि इंडिया ने ग्रीन फील्ड के लिए, ग्रीन फाइनेंस के लिए क्या क्या चीजें की है। फिर कंपनी एक्ट 2013 में बोला था कि जो कंपनीज है इंडिया की, उसको कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत 2% ऑफ एनुअल प्रॉफिट, साल का जो प्रॉफिट है 2% जो है पैसा डेनोट करना चाहिए, ऐसा बोला गया था इंडियन कंपनीज के द्वारा। फिर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने भी कई सारे प्लान चलाए। तो आरबीआई ने प्लान में क्या किया कि जो पहले तो 15 करोड़ था, इसको 30 करोड़ कर दिया, कि अगर किसी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी को आप 30 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं ग्रीन फाइनेंस के लिए, तो वो भी आरबीआई का प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल को 10 लाख तक का फाइनेंस। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने अपने प्राइवेट सेक्टर में ऐड किया, रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। सेबी ने भी अलग अलग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चालू किए, और 2021 में सेबी ने एक बोल्ड मूव लिया, और उसने जो भी था बीआरएसआर को लागू किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो बीआरएसआर का फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें क्या है कि जो टॉप 1000 कंपनीज है उनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है ईएसजी को लेके, कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को लिए उन्होंने क्या किया, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या उन्होंने किया, तो उसकी इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट उनको डिस्क्लोज करनी होती है बीआरएसआर रिपोर्टिंग के तहत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने बोला कि 2023 तक जो इंडिया की ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की जो है हो जाएगी, जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वर्ल्ड की। तो उसने बोला कि ये $2 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। 2015 से इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू की, और सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आधे नंबर का, हाफ मार्क्स का, कि ग्रीन बॉन्ड का रेगुलेटर कौन है इंडिया में, तो आंसर क्या रहेगा, सेबी रहेगा। ठीक है, फिर परसेंट है कि 18-20 में जो इंडिया का ग्रीन बॉन्ड का जो मार्केट था शेयर, उसका 0.7 था। तो अगर 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए गए तो उसमें से ग्रीन बॉन्ड 0.7 रुपीज के थे। ठीक है, तो ये देखने में काफी कम लग रहा है, पर अगर हम बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके हिसाब से नंबर अच्छा खासा नंबर इसमें है। फिर इंडिया का जो फर्स्ट हाफ 2021 था, तो उसमें ग्रीन बॉन्ड $6 बिलियन तक के इशू किए गए थे। फिर बोला गया कि इंडिया को अगर 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उस केस के लिए, उस वैसा करने के लिए इंडिया को $10.103 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अदानी और पावर कॉर्पोरेशन कंपनीज ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए, जिसका मैच्योरिटी 10 साल से ज्यादा का था।
फिर कई सारे मेजर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किए गए, कब बजट जो पास किया था ना 2022, तो उसमें कुछ इनिशिएटिव थे, तो उन इनिशिएटिव की बात की है कि परिवेश पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये क्या था, ग्रीन क्लियरेंस, कि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसके लिए क्लियरेंस के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और उसी के लिए ऑनलाइन आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। Green energy, clean mobility system which have immense potential to assist sustainable development at scale and modernizing the country are included among sunrise. तो green sector, clean energy, तो उसको sunrise opportunity में add किया गया। एनर्जी ट्रांसिशन एंड क्लाइमेट एक्शन हैव बीन एम्फेसिस, तो जो सोलर पावर है उसमें एनर्जी ट्रांसिशन और क्लाइमेट एक्शन को भी ज्यादा जोर दिया गया। जैसे सोलर पावर है ना, वैसे ही एनर्जी ट्रांसिशन और क्लाइमेट एक्शन पे भी फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को भी, ग्रीन बॉन्ड को भी इशू किया ताकि गवर्नमेंट भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सके। फिर यहाँ पे बताया था कि क्या क्या एक्शन प्लान लाने चाहिए ताकि ग्रीन बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला है, देयर इज अनडिनाइबल रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए होगा और गवर्नमेंट अपने अलग अलग एजेंसीज डिपार्टमेंट के थ्रू ऑलरेडी इस मार्केट में एंटर कर चुकी है। गवर्नमेंट भी ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से जो है ग्रीन बॉन्ड मार्केट में फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा पूरा किया जा सकेगा। सिडबी और नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी, ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उनको भी ग्रीन फाइनेंस के लिए जो है क्रेडिट के लिए मदद करनी चाहिए। फिर हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज को स्टैब्लिश करना चाहिए इंडिया में ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी ग्रीन बॉन्ड में इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। हमें ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे जो कि बेनिफिट दे सके इश्यूर ऑफ ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, उसको क्लाइमेट फंड इन सब के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई ने बोला कि वो अपनी प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को भी ऐड करेगा जिसको ऑलरेडी सेबी के जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड को पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो सेबी ने ग्रीन बॉन्ड की कुछ इंडस्ट्रीज को अपने स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए बोला है और ऐसी इंडस्ट्रीज को आरबीआई भी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट में डाल सकता है। ग्रीन बॉन्ड की फंडिंग के लिए हम ऑलरेडी जो डोमेस्टिक फंड प्रोजेक्ट है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई व्यू क्या है, आरबीआई क्या सोचता है क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके। फिर यहाँ पे बोला है कि आरबीआई ने G20 में जो आपका सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, तो आरबीआई ने उसको रिप्रेजेंट किया और मई 2021 में आरबीआई ने एक सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप को स्टैब्लिश किया। और ये सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप एग्जैक्टली क्या है, 34 लीडिंग बैंक इसके मेंबर्स और उसके ऊपर आरबीआई ने एक सर्वे कराया, ठीक है। ये जो 34 बैंक है उसमें से 12 पब्लिक सेक्टर है, 16 प्राइवेट सेक्टर है और 6 आपके फॉरेन बैंक है। तो इन 34 बैंक में सर्वे आरबीआई ने कराया। तो इस सर्वे की क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिली है। तो इस सर्वे में क्या क्या पता लगा कि बोर्ड लेवल एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की बोर्ड लेवल पे जो क्लाइमेट रिस्क को लेके, फाइनेंस को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिली वो पूरी नहीं है, मतलब बोर्ड लेवल तक इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। स्ट्रेटजी, प्रॉपर बैंकों का अलग से बिजनेस यूनिट या वर्टिकल नहीं है जो कि ईएसजी पे इनिशिएटिव हो, ईएसजी के लिए काम करे। रिस्क मैनेजमेंट, बैंकों को कई तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, तो सर्वे से पता लगा कि बैंकों को मालूम है कि ये इशू कितना अर्जेंट है और ज्यादातर ने कोशिश की कि फाइनेंशियल रिस्क को, उनके बिजनेस के लिए खतरा, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क जो है मेन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो कि बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। ट्रांजिशन टू लो कार्बन एक्सपोजर, बहुत से बैंकों के इस सर्वे में पाया गया कि बहुत सारे बैंकों ने डिसाइड किया कि धीरे धीरे वो अपने आप को हाई कार्बन एमिटिंग बिजनेसेस से कम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस में बैंक लोन देना कम करेंगे जो कि कार्बन एमिशंस करता है, ये इसमें बोला गया। इसके लिए बैंक नई कैपिटल भी जो है रेज कर सकते हैं और इंक्रीमेंटल लैंडिंग का भी टारगेट बैंक रख सकता है। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, अ मेजॉरिटी ऑफ बैंक हैव नॉट अलाइंड, तो बैंकों के जो अपने क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है और जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डिस्क्लोजर, तो उसके सबसे बैंकों के डिस्क्लोजर मैच नहीं करते। नेक्स्ट है मूविंग टुवर्ड्स ए लो कार्बन एनवायरमेंटल इन बैंकिंग ऑपरेशन, मोस्ट बैंक हैव ईदर टेकन सम मेजर्स टू हैव और हैव प्लान टू डिक्रीज द एब्सोल्यूट कार्बन एमिशंस अराइजिंग फ्रॉम देयर ऑपरेशन एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन देयर। तो यहाँ पे इसमें बोला है कि जो बैंक है उन्होंने प्रॉपर अपना प्लान बनाया कि कैसे वो काम करेंगे अपने आप को कार्बन एमिशंस कम बनाने के लिए, ठीक है। तो पूरा रोड मैप रेडी किया जो कि 12 महीने में कैसे कार्बन न्यूट्रल करना, तो पूरा का पूरा रोड मैप बैंकों ने रेडी कर लिया है। कैपेसिटी बिल्डिंग और डेटा गैप्स, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी बैंकों में बढ़ावा दिया गया है और बैंकों को ऐसा लगता है कि उनका जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है उसको असेस करने के लिए उनका डेटा सफिशिएंट नहीं है। एक ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि प्रॉपर डेटा जो है अवेलेबल कराया जा सके। इंपॉर्टेंट टेक अवेज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्वे, तो जो सर्वे कराया गया उसका क्या क्या रिकमेंडेशंस देखने को मिला। तो पहला है गवर्नेंस, इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी है कि जो बैंक है उनका बोर्ड लेवल पे या जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल है वहां पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें मॉनिटरिंग कर सके जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं क्लाइमेट रिस्क को लेके, ठीक है। तो प्रॉपर
टॉप लेवल जैसे बोर्ड लेवल हो गया, सीनियर लेवल, तो उस लेवल पे मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, तो बैंकों को कई टाइप के रिस्क जैसे फिजिकल, ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी रिस्क फेस करने पड़ा, तो उसके मैनेजमेंट की बैंकों को पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की सफिशिएंट नहीं है, बैंकों को कैसे इस रिस्क को मैनेज करना है तो वो काम भी शुरू करना पड़ेगा। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, तो बैंकों के जो क्लाइमेट के रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है वो मैच करने पड़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। इंटरनेशनल लेवल पे क्या डिस्क्लोजर होते हैं और इंडिया के बैंक क्लाइमेट रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर ला रहे हैं, तो उनका आपस में अलाइनमेंट होना जरूरी है। चौथा, पॉसिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम शिफ्ट टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर। द एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कुड बी फैसिलिटेटेड बाय द बैंक। तो इसमें बोल रहा है कि जो ग्रीन लैंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए बैंक या तो फ्रेश कैपिटल ले सकता है या इंक्रीमेंट लैंडिंग को भी बढ़ावा दे सकता है। अगला हेडिंग है बिल्डिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो बैंकों को अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉय को भी कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो क्लाइमेट रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, इन सभी रिस्क को समझ सके और उसके लिए काम कर सके। टेकिंग स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स इन बैंकिंग ऑपरेशन। इट इज पॉसिबल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डिवाइस ए प्लान। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि कार्बन इमिशन को वो कम कर सके। ठीक है, तो उन सब की यहाँ पे बात की। फिर आरबीआई ने 27 जुलाई 2022 में एक डिस्कशन पेपर जारी किया। डिस्कशन पेपर का टॉपिक था क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। तो इस डिस्कशन पेपर में कुछ चीजों के बारे में बात की गई थी। तो इसमें आरबीआई ने एक्जैक्टली 6 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, इस डिस्कशन पेपर के थ्रू आरबीआई ने स्टेक होल्डर से 6 क्वेश्चंस पूछे थे और उनसे उनका सजेशन मांगा था। तो उसने बोला था कि हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जो हम पॉलिसी डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं क्लाइमेट रिस्क, तो उसमें हमारी इमीडिएट प्रायोरिटीज मतलब ऐसी चीजों में इमीडिएटली करनी चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए। What should be the way forward for the regulatory policy framework for climate risk in emerging market like India, keeping in view its aspects such as demography? तो इंडिया की डेमोग्राफी और जियोग्राफी के हिसाब से क्या हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या रेगुलेटर को पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि क्लाइमेट रिस्क से बचा सके। क्या चैलेंजेस है, जो क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क है उसको गवर्नेंस या स्ट्रेटेजी या रिस्क मैनेजमेंट से जोड़ने के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे इस चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। क्या चैलेंजेस बैंकों को फेस करने पड़ रहे हैं इन डेवलपिंग क्लाइमेट रिस्क स्ट्रेस टेस्टिंग। क्लाइमेट रिस्क की अगर हम स्ट्रेस टेस्टिंग करा रहे हैं या सिनेरियो एनालिसिस करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसका भी इस पे आंसर मांगा था। व्हाट कुड बी द टाइमलाइन, कि अगर हम डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि कितने टाइम में वो डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसकी टाइमलाइन कितनी रहनी चाहिए। व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट आरबीआई वुड कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिस्क। तो आरबीआई को क्लाइमेट रिस्क के लिए क्या कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, तो उसका सजेशन भी मांगा था। तो 3 टाइप के रिस्क बेसिकली बैंकों को क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस करने पड़ते हैं। वो है फिजिकल रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, लायबिलिटी रिस्क। तो ये 1 नंबर का पूछ सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रिस्क मतलब बैंकों को फाइनेंशियल रिस्क हो किस वजह से, जैसे एक्सट्रीम वेदर, जैसे आपका मान लीजिए बहुत हीट वेव्स हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, जंगलों में आग लग गई गर्मी की वजह से, या फिजिकल अटैक, कोई स्टॉर्म आ गया, तो ये सारे फिजिकल रिस्क के एग्जांपल इसमें हो गए। तो इसकी वजह से जो बैंकों का पैसा डूबता है तो वो सारा फिजिकल रिस्क में आ जाएगा। ऐसे ही वेदर में चेंज आ गया, ठीक है, ओशियन में एसिडिटी, ओशियन की एसिडिटी बढ़ गई, सी लेवल बढ़ गया या एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये भी आपके फिजिकल अटैक में आ जाएंगे। ऐसे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए वाटर की शॉर्टेज पड़ गई, सॉइल क्वालिटी खराब होगी, जिसकी वजह से कस्टमर फार्मर्स डिफॉल्ट कर गए और बैंकों का लोन भी डूब गया। तो इस तरह के रिस्क भी बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारे फिजिकल रिस्क में आ जाएंगे। सेकेंड है ट्रांसफर रिस्क। तो बैंकों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि वो कम से कम कार्बन इमिट करे, तो वो आपका एडजस्टमेंट रिस्क भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंकों के पास ऐसी कार्स है जो कि पेट्रोल से चलती है और उससे कार्बन इमिशन होता है, तो बैंक क्या करेगा, इस कार को बेच के नई इलेक्ट्रिक कार लेगा जो कि इलेक्ट्रिक है, तो वो कार्बन इमिशंस कम कर रही है। ठीक है, ये वो कार है जो बैंकों के जो कि स्टाफ यूज करते हैं यहाँ से वह इंस्पेक्शन के लिए। तो इस कार को बेच के बैंकों ने एक नई कार खरीदी, तो वहां पे बैंकों का खर्चा हो गया ना, तो ये उसका लायबिलिटी रिस्क हो जाएगा, सॉरी ये उसका ट्रांजेक्शन रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंकों ने एडजस्टमेंट की, पहले वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही थी, अब वो कुछ नहीं कर रही, वो कार 0 कार्बन इमिट कर रही क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार है। तो ये एक तरीके का ट्रांजेक्शन रिस्क हो गया। ठीक है, तो बैंक अपने आप को लो कार्बन बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट करता है उसमें जो खर्चा लगता है उस खर्चे को बोलते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क। तीसरा था लायबिलिटी रिस्क। किसी भी कस्टमर को मान लीजिए ट्रांजेक्शन रिस्क या जो पहला था हमारा फिजिकल रिस्क हुआ और उसकी वजह से अगर बैंकों से कंपनसेशन मांगा जाएगा तो उस केस में बैंकों के रिस्क को बोला जाएगा लायबिलिटी रिस्क। तो ये जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने जो सजेशंस दिया, उनका जो रिस्पॉन्स था उसको ध्यान में रख के आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की। क्लाइमेट रिस्क का सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद आपका आगे लेटेस्ट सम अप। अब हम आ जाएंगे सीधे क्वेश्चंस पे। ठीक है, ISO 14001। तो ISO 14001 किस बारे में बात करता है? सो ISO 14001 आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफिक ऑडिटिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है और उसकी पॉलिसीज की बात करता है। कौन? ISO, जो स्टैंडर्ड है आपका 14001, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के सिस्टम की बात करता है, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके, उसकी पॉलिसीज के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया और ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। सेकेंड आता है आपका ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश कौन सी कंपनी होती है जो खुद को बताती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में है, पर वो होती नहीं है, वो एक तरह से धोखा देती है। ठीक है, इट इज ए कंपनी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इट्स इन्वायरमेंटल इमेज एज ए, तो वो खुद को प्रमोट करती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनीज है और अपने प्रोडक्ट को बताती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे जो है कस्टमर्स को हासिल करने की, गेन करने की कोशिश करती है विदाउट नेसेसरी हैविंग एनी जेन्यून सब्सटेंस टू बैकअप। तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो ऐसा कुछ करती है, बट सच में वो, मतलब सच में नहीं, वो झूठ में बोल रही होती है कस्टमर्स को लुभाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो ग्रीन वॉशिंग उसको बोलते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो आपके जो यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीन वॉशिंग को अच्छा ही बताया। ये देखिए, सेकंड का आंसर आपका ये है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट शुड बी सपोर्टेड इफ कंडक्ट पॉजिटिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो इसका आंसर दिया है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है और उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल वे में दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिया गया, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी होना चाहिए, दैट इज अनप्लेजेंट। मतलब ग्रीन वॉशिंग हम लोग ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते, एक तरह से जनता के साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, अब जनता को बोला गया कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बट वो नहीं है, और ऐसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाए कि ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है और उसको सपोर्ट करना चाहिए, पॉजिटिव वे में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर्स में। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये आंसर्स होगा, तो बी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ए और बी, मतलब बी आप मान सकते हैं। जो ग्रीन वॉश है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे हर कोई कंपनी ग्रीन के लिए कुछ काम करेगी नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही होता रहे, इसको अगर हम सपोर्ट करें तो उससे क्या होगा, हर कंपनी देखेगी कि हाँ उसको ग्रीन वॉशिंग उसने किया और उसको बढ़ावा मिला, तो हम भी करें, तो सारी कंपनी ऐसे झूठ झूठ बोलेगी। तो सच में जो जेन्युइन कंपनी है, जो सच में ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, तो उनको फिर कोई नहीं पूछेगा ना। तो इस तरह से इश्यूज हो सकते हैं। तो ये प्रोहिबिटेड ही होनी चाहिए। जो ग्रीन वॉशिंग उसको बढ़ावा तो कभी भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो धोखा दे रहे हैं उनको क्यों बढ़ावा देना? धोखा देके वो कंपनी तो आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है, पर साथ में जो इतने लाखों करोड़ों कस्टमर है उनको, उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं ना, तो उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? रिन्यूएबल मतलब जिससे कोई भी गैस कुछ भी रिलीज ना हो। तो कोयला आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब रिलीज होती है ना, तो ये आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा। चौथा, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का पहला कौन सा बैंक है जिसने बॉन्ड इशू किया? तो आंसर क्या था? यस बैंक। तो यस बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की। नाम क्या है? यस बैंक। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट हुज प्रोसेस फाइनेंस न्यू और एग्जिस्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव। तो ग्रीन बॉन्ड वही होते हैं कि जो पैसा मिलता है, ठीक है, जो पैसा मिलता है इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कूपन है 8%, तो आपको 8% मिलता रहेगा। इसमें जो पैसा मिलता है उससे नए या पुराने ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड। तो ग्रीन बॉन्ड में कौन सी एक्टिविटी नहीं इसमें कवर की जाएगी? इसे बोला एफर्ट्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करना, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, क्लाइमेट के लिए काम करना, चेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी के लिए काम नहीं करता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ग्रीन बॉन्ड जो है डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इशू किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, ये बात गलत लिखी है। कोई पूछा था क्या गलत है? एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लेशन। तो जो नेचुरल रिसोर्स है उनका डिप्लेशन हो रहा है, स्पीसीज लुप्त हो रही है, तो उसी के लिए ग्रीन बॉन्ड उस तरह के प्रोजेक्ट में काम करते हैं ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। चेंजेस टू डेमोग्राफी, सी आपका आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये ग्रीन बॉन्ड का इनिशिएटिव नहीं होता है। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।